सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला संवाद में आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता था कि इससे पहले कि हम शुरू करें, आपने जो विशालकाय अपना करियर बनाया है इतने सालों का, उसे हम अपने शब्दों के माध्यम से पिरोएं। और मैं आपको कुछ डेडिकेट करना चाहता था आपकी इजाज़त के साथ में, कि हरियाणा की माटी का लाल, आंखों में सपनों की मशाल, न दिखावा न शोर, बस मेहनत की थपकी और अपने संघर्ष का जोर। एक कमरे में 6 लोगों का सपना मुंबई के कोनों से बना, लाखों युवाओं को अपना। पहले तो ना मिला रेड कारपेट ना शूटिंग वैन, मिला तो सिर्फ मंच, वो भी बिना फैन। थिएटर के अंधेरे में उजाले की तलाश, हर रिजेक्शन के बाद बस अंदर से एक ही आवाज कि और कर सकता हूं, अभी बहुत कुछ दुनिया को दिखाना बाकी है। पर अब जब मंच पर आते हैं तो खामोशी भी तालियां बजाने लगती है। संघर्ष से जो सीखा वो कामयाबी में झलकती है, कि हाथीराम चौधरी का किरदार भीड़ से अलग सवालों की खोज में था, सिस्टम के साथ में चलता सच्चाई की खोज में था। वो किरदार हर सीन में चमकता सितारा है, चलता फिरता हकीकत का आईना है। कि हरियाणा की माटी का लाल, आंखों में सपनों की मशाल, न दिखावा न शोर, बस मेहनत की थपकी और संघर्ष का जोर, संघर्ष का जोर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन जयदीप अलावत फॉर ऑल ऑफ अस हियर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, दैट वाज अमेजिंग, थैंक यू। सर, देहरादून की अगर हम बात करें तो कई सारी यादें आपकी जुड़ी हैं। आप अपने मित्र की पासिंग आउट परेड यहाँ पर देखने आए थे, और कई बार अपनी आंखों में वो सपना भी आपने संजोया था एसएसबी की परीक्षा के माध्यम से, कि एक बार क्लियर हो जाए और मैं इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर बन जाऊं, इंडियन आर्म फोर्सेस का एक ऑफिसर बन जाऊं। तो जब वो सपना टूटा तो उस दिन क्या टूटा? आत्मविश्वास, या आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने सच्चाई खड़ी थी कि अब कुछ अलग ही करना होगा? हाँ, मेरे ख्याल से देहरादून से पहला रिश्ता वही बना था जब पहली बार सुना था इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, 12वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर में। और वो एसएसबी क्लियर ना होना, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो सच्चाई आपको टकराती है कि ये नहीं हो रहा है अब आपके लिए। पर उसके साथ साथ ये भी है कि आप कोई ना कोई रास्ता खोजते हो अपने लिए, क्योंकि जीवन कभी एक जगह रुकता नहीं है, इट ऑलवेज गोज ऑन। तो पहला बिल्कुल यही मानना है मेरा कि पहली बार वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, फेलियर का, वो सब जो भी एक 19-20 साल का लड़का फील कर सकता है, वो सब, और फिर उसी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का, जो नए रास्ते ढूंढने का जो जरिया था वो। क्या बात है सर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का। तो मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई में जब एक कमरे के अंदर 6 लोग इकट्ठे आप एक साथ रहते थे, तो आंखों में सपने पलते थे, नींद आती थी, क्या होता था, किस दौर से गुजरते थे उस वक्त? हाँ, मतलब 2 लोगों से स्टार्ट करना शुरू किया था, तो उसमें एक टाइम पे 6 लोग रहने लगे थे। आ, नींद कहाँ, नींद के लिए, सोने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, खास सी जगह थी नहीं। तो बट ऐसा नहीं है, देखो, मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि स्ट्रगल थोड़ा सा ना बहुत सब्जेक्टिव मामला है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अलग होता है। सिर्फ ये कि आप अभिनेता बनने के लिए बॉम्बे गए हो और आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, वो एक अलग बात है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जितने भी साल हमने बिताए हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, पैसे की और नाम की। बाकी खुशी की वहाँ कोई कमी नहीं थी, बिकॉज किसी ने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके गया था बॉम्बे में। और तो जो कुछ हो रहा था वो अपने मन से, अपनी खुशी से हो रहा था। कठिनाइयाँ थी, वो सबके जीवन में होती हैं, वहाँ कुछ अलग नहीं है बॉम्बे में इस मामले में। तो जब आप वहां पर अपने 6 मित्रों के साथ में इकट्ठे एक साथ रहते थे, आपको याद है कि कभी आपके किसी मित्र ने आपसे कहा था कि जयदीप, याद रखना एक दिन आप बहुत बड़े कलाकार बनोगे? फिल्म इंस्टीट्यूट में कहते थे, उससे पहले एक दो दोस्त हैं वो कहते थे। जैसे एक मेरे दोस्त हैं अलकेश, हरियाणा के, वो पहला इंसान था जिसने बोला था कि तुझे पता नहीं तू एक एक्टर है, जब मैंने नया नया थिएटर करना शुरू किया। और फिल्म इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली मेरे बैचमेट हैं राजकुमार, विजय,
सनी हिंदुजा, गौरव शर्मा, जसवंत, ये सब लोग इन सब का एक भरोसा होता है आंखों में, आप देख सकते हो अपने दोस्तों की साथ रहते हुए कि उनको है थोड़ा सा कि हाँ हो जाएगा। तो जब आप ऑडिशन देने जाते थे, क्या कभी कोई ऐसा इंटेंट रहता था आपके दिल और दिमाग में कि चलो यार ऑडिशन पे चलते हैं, काम मिला तो मिला, नहीं तो कुछ और काम भी शायद निकल सकता है? कभी किसी सेकंड इंटेंट के साथ में गए किसी ऑडिशन में आप? नहीं, मतलब कुछ और तो काम क्या ही निकलेगा, ऑडिशन पे जा रही है तो आपको जॉब मिलेगा एक्टिंग का या नहीं मिलेगा, दो ही सूरत हो सकती है। और वो बहुत होता है, मतलब आप सैकड़ों ऑडिशंस देते हैं, उनमें से आप मुश्किल से 1% क्रैक हो पाता है, तो वो एक ज़रूर एक सफ़र होता है थोड़ा मुश्किल। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर वो होता है जब आपको शुरुआती काम मिलने की जो जद्दोजहद होती है वो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ बिना किसी रेफरेंस, मतलब रेफरेंस इन से आपका कोई रेफरेंस नहीं है उनके पास कि आप कितने अच्छे एक्टर हो या आप एक्टर हो या नहीं हो। तो वो जब तक उनको ये भरोसा नहीं होता किसी को भी, जब आप किसी भी जॉब के लिए हायर करते हो और उसको पैसा देते हो, तो कम से कम इतना भरोसा आपको होना चाहिए कि वो उसके काबिल है या उससे हो जाएगा, वो काम कर लेगा। तो वो मुश्किल दौर होता है, पर ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अगला दिन आएगा। वो एक दिन का गुस्सा, एक दिन का फेलियर या एक दिन की उदासी जो है वो अगले दिन तक नहीं जानी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इंसान को अपनी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, जो आपने किया और इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल करी, एक ऐसा किरदार हम सबके लिए खड़ा कर दिया जो आज मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जनी बिलावत सर, मैं आपके एक्टिंग करियर में जाने से पहले बात करना चाहूंगा कि आपके कॉलेज डेज में जब आप दूर जाते थे पढ़ने के लिए और शनिवार रविवार को आप वापस आते थे अपनी स्कूटर लेकर के, और आप आकर के अपने पिताजी को हग करते थे, है ना, आप अपने पिताजी से गले मिलते थे। हम आज की जनरेशन में भी झिझक होती है कि यार ठीक है, मैं मम्मी से तो गले मिल लूंगा, मम्मी को तो मैं प्यार से मैं बातें कर लूंगा, लेकिन पिताजी के साथ में वो बैरियर तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कैसे किया था आपने और क्यों आपके मन में आया कि चलो पिताजी को जाकर के हक करता हूं? आई थिंक वो सबके साथ है, पूरी जनरेशन है, हमारे से बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये बात फील की होगी कि बापों ने कभी गले नहीं लगाया यार। खैर है ही नहीं उनके, पता नहीं डीएनए में ही नहीं है ये चीज़। बट एक टाइम तक आप भी उस बात को स्ट्रगल करते हो कि ऐसा क्या है कि भाई माँ तो इतना प्यार से बात करती है, या मुझे लगता है कि बाप के वही दो चार सवाल होते हैं, खाना खा लिया, ठीक से रह रहे हो, कोई बकवास तो नहीं है, पढ़ाई ठीक चल रही है, यही दो चार सवाल होते हैं। बट आई थिंक बड़ा रीज़न ये रहा कि लिटरेचर पढ़ने की जो आदत थी उसकी वजह से ना, एक टाइम के बाद ये भी एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं है, आपकी भी हो सकती है। आप क्यों उस बैरियर को नहीं तोड़ सकते, जबकि आपको ज़्यादा समझ है कि उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आई एम श्योर उनके पिता ने भी कभी उनको गले नहीं लगाया होगा या नहीं पूछा। ये तो अभी शुरू हुआ है ना, बाकी आप बच्चों से पूछते हो कि हाउ यू फीलिंग बेटा, क्या चल रहा है स्कूल में, कोई नहीं पूछता था, बेसिक नॉर्मल सवाल होते थे। तो मुझे लगता है मुझे वो एहसास हुआ एक टाइम के बाद कि यार ये जो बापता है ना, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। पर वो शुरुआती दौर में बहुत ऑकवर्ड होते थे, और बट वो धीरे धीरे आदत पड़ गई उनको, तो थैंक गॉड। नहीं, तो जब आपने पहली बार अपने पिताजी को जाकर के वैसे हक किया, उनका क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक मैं पहली बार मुझे याद है कब किया था, बट वो ऑकवर्डनेस बहुत टाइम तक रहती है। वो ऐसे दोनों हाथों से कभी गले नहीं लगाते थे, वो भी एक ही हाथ से, हाँ ठीक है चलो, वो थपकी सी उनकी शरीर में भी एक ऑकवर्डनेस है कि अरे, बट वो है, सबने बहुत लोगों ने फील किया होगा।